हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम मेंटेनेंस के जो हमारे रिमेनिंग प्रोविजंस थे पिछले लेक्चर से उनको डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये एडवाइजेबल है आप अपने हिंदू लॉज के बेयर एक्ट अपने पास रखें। आज हम जो रिमेनिंग प्रोविजंस हमारे हैं वो हैं सेक्शन 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इनको डिस्कस करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के। सबसे पहले आप अपनी बेयर एक्ट में सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसे हम अभी बोल सकते हैं, वो पढ़ें। यहाँ पर मेंटेनेंस की बात हुई है विडो डॉटर इन लॉ के लिए। अगर एक बहू विधवा हो जाती है तो उसे कौन मेंटेन करेगा। यहाँ पर सेक्शन 19 प्रोवाइड करता है ऐसे केस में जो बहू है जो विधवा हो चुकी है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उन्हें फादर इन लॉ मेंटेन करेंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब उनका खुद का कोई मीन्स या प्रॉपर्टी नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, ना ही उनके हस्बैंड, उनके जो खुद के फादर, खुद की मदर या फिर उनके जो बेटा बेटी, इन केस उनकी कोई बेटी या बेटा है तो ऐसे बच्चों से भी उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रही। बच्चों से यहाँ अर्थ है बच्चों की प्रॉपर्टी से। तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिन्हें मैंडेट करता है लॉ ऐसी विधवा बहू को मेंटेन करने के लिए, वो है उनके फादर इन लॉ, मतलब उनके ससुर। हाउएवर अगर फादर इन लॉ के पास कोई भी ऐसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो अपनी बहू को मेंटेन कर सकें, तो वो अपनी बहू को मेंटेन करने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली, इन केस जो उनकी बहू है वो रीमैरी कर ले यानी पुनर्विवाह कर ले, तब भी फादर की जो ड्यूटी है, फादर इन लॉ की जो ड्यूटी है ऐसी बहू को मेंटेन करने की, वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आप सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट निकालें, इसे बेयर एक्ट से रीड करें। ये एक मेंटेनेंस के जनरल प्रोविज़न की बात करता है। सिमिलर प्रोविज़न आपको सीआरपीसी के सेक्शन 125 में भी मिलेगा, जहाँ पर माइनर बच्चे जो इलेजिटिमेट भी हो सकते हैं, लेजिटिमेट भी हो सकते हैं, और जो पेरेंट्स जो इन्फर्म हैं, निर्बल हैं, बूढ़े हैं, उनको मेंटेन करने की ड्यूटी किस पर आती है। तो यहाँ पर सीआरपीसी में भी दोनों मेल या फीमेल जो भी ऐसे माँ बाप की संतान हैं उन पर ये ड्यूटी आती है। वहीं अगर बच्चे माइनर हैं तो उनके पेरेंट्स यानी कि हिंदू मेल या फीमेल पर यह ड्यूटी आती है बच्चों को मेंटेन करने की। याद रखिएगा, बच्चों को तभी तक मेंटेन करना है जब तक वो माइनर हैं, और फादर और जो पेरेंट्स हैं, मदर या फादर, उनको तभी तक मेंटेन करना है अगर ऐसे मदर या फादर अपनी किसी प्रॉपर्टी या एस्टेट से खुद को मेंटेन करने के लिए काबिल नहीं है। और इन केस जो माइनर हम जिसकी बात कर रहे हैं बच्चे की, वो डॉटर है, तो सिर्फ तभी तक जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। आफ्टर मैरिज वो उनके हस्बैंड उन्हें मेंटेन करेंगे। याद रखिएगा, सेक्शन 20 में जो लाइबिलिटी है मेंटेन करने की, वो एक हिंदू पर है, और हिंदू में दोनों मेल और फीमेल आते हैं। ये सिमिलर मैंडेट ऐसा ही आपको सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी दिया गया है, जहाँ पर दोनों हिंदू में दोनों मेल और फीमेल की बात की गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 ऑफ हामा, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 21। आप अपनी बेयर एक्ट से इसे रीड करें। ये सेक्शन खाली एक लिस्ट देता है डिपेंडेंट्स कौन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बताता है फादर, मदर, सन, डॉटर, अगर सन और डॉटर माइनर है, विडोड डॉटर इन लॉ, तो ये सारे डिपेंडेंट्स होंगे। लेकिन ये नहीं बताता कि डिपेंडेंट्स क्या होते हैं, तो इसलिए हमें समझना है कंसेप्ट डिपेंडेंट्स क्या होते हैं। बाकी सारा जो सेक्शन 21 में है वो एक लिस्ट ही प्रोवाइडेड है डिपेंडेंट्स की, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं डिपेंडेंट्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट्स को आप लीगल एयर से कंफ्यूज ना कीजिएगा, यानी कि जो वारिस होते हैं प्रॉपर्टी के, उससे कंफ्यूज ना कीजिएगा। हम लीगल एयर्स को डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज़ में: क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर, एग्नियस कॉग्नेट्स। तो अगर क्लास 1 एयर आपके पास ज़िंदा हैं लीगल एयर्स में, तो हमें क्लास 2 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक एग्जांपल लेके देते हैं। इन केस एक फादर की डेथ हो जाती है तो उनके क्लास 1 एयर, हमारे पास लिस्ट है क्लास 1 एयर की, वहाँ पर बताया गया है क्लास 1 एयर्स कौन कौन होंगे। लेट्स से एक फादर हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बाद सर्वाइव करते हैं उन्हें उनका बेटा और उनकी वाइफ। तो वाइफ जो विडो होती है और सन, ये दोनों क्लास 1 एयर में आते हैं। तो एयर वो होता है जिस पर डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाती है, यानी कि डेथ के बाद किसी पर्सन की सारी प्रॉपर्टी लीगल एयर को पास होती है। अब हम समझते हैं डिफेंडेंट्स क्या होते हैं। डिफेंडेंट्स वो रिलेटिव्स होते हैं जिनका एक राइट होता है टू बी मेंटेन्ड, और ये राइट उनका मेंटेनेंस का कहाँ से होता है? ये होता है जो डिसीज्ड, हमारी पिछले एग्जांपल में जैसे फादर की एग्जांपल, फादर की अगर डेथ हो गई है तो जिसका राइट है उनसे मेंटेनेंस लेने का, तो वो अब उनकी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस प्राप्त करेंगे उनकी डेथ के बाद। तो ऐसे लोगों को डिपेंडेंट्स बोलते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है ये लीगल एयर्स ही हों, ये कोई और भी हो सकते हैं, और ये कौन कौन होते हैं वो सेक्शन 21 प्रोवाइड करता है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इनकी जो राइट टू मेंटेनेंस होती है ये पर्सनली अगेंस्ट लीगल एयर्स नहीं होती, यानी कि पिछले एग्जाम्पल में पर्सनली अगेंस्ट मदर या सन नहीं होगी किसी भी डिपेंडेंट की ये राइट, बल्कि अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ फादर जो मदर और सन को डिवॉल्व हुई है उसके अगेंस्ट होगी। सो इन केस किसी कारणों से फादर की प्रॉपर्टी डिवॉल्व नहीं होती है सन तक, लेट से फादर ने बहुत ज़्यादा बैंक से लोन लिया था उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और बैंक वो सारी प्रॉपर्टी ले गया फादर के डेथ के बाद, तो ये डिपेंडेंट्स सू नहीं कर सकते हैं सन को कि हमें नहीं पता, आप हमें मेंटेन करो। इनकी उतनी ही राइट थी जितनी फादर की प्रॉपर्टी सन के पास आती। इस केस में सन के पास कोई प्रॉपर्टी आई नहीं, बैंक सारी प्रॉपर्टी ले गया, तो सन इज़ नॉट पर्सनली लायबल। हालांकि एक क्वेश्चन उठता है कि क्लास 1 एयर्स में मदर भी है, माइनर सन भी है, और डिपेंडेंट्स में भी मदर भी है, माइनर सन भी है, तो इन केस अगर फादर की डेथ हो जाए और सन के पास प्रॉपर्टी आ जाती है एज क्लास 1 एयर, लीगल एयर, और मदर जो एक डिपेंडेंट है वो प्रॉपर्टी क्लेम, वो मेंटेनेंस क्लेम करती है सन से, तो सन क्या बोल सकता है कि आप तो ऑलरेडी एक क्लास 1 एयर है, आपको भी प्रॉपर्टी मिली है, आप डिपेंडेंट नहीं हो। पर मदर बोल सकती है मैं डिपेंडेंट हूँ क्योंकि सेक्शन 21 की लिस्ट में मेरा नाम भी है, मेरा भी जिक्र है। तो इसका आंसर हमें सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है। अब अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 22 निकालिए। यहाँ पर सबसे पहले एक जर्नल प्रोविजन ले डाउन करता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 बताता है कि जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको मेंटेनेंस जो प्रोवाइड होगी वो जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है लीगल एयर्स पे उस प्रॉपर्टी के अंदर से होगी, अपनी खुद की जेब से लीगल एयर्स को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और ये कितना देना पड़ेगा किसी भी लीगल एयर को, लेट से 2 लीगल एयर है, मदर और सन, जैसे हमारा पिछला केस था, और डिपेंडेंट है एक आपकी विडोड डॉटर, तो उनको मेंटेनेंस लेट से देनी है, कोर्ट ने डिसाइड की है 10,000 रुपये देनी है मेंटेनेंस। तो जो प्रॉपर्टी फादर की डिवॉल्व हुई थी वो 50-50% हुई थी मदर को और सन को, तो इस हिसाब से प्रोपोर्शनेट वे में हम विडो डॉटर को मनी देंगे, तो हम 5,000 मदर देगी, 5,000 सन देगा। तो सेम प्रोपोर्शन में, जितना प्रोपोर्शन उन्होंने इनहेरिट किया उसी प्रोपोर्शन में मेंटेनेंस उन्हें आगे डिपेंडेंट को देनी होती है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि जहाँ क्लास 1 एयर खुद ही एक डिपेंडेंट है तो क्या वो मेंटेनेंस दूसरे क्लास 1 एयर से क्लेम कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है, वरना अजीब सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। आपने पैसे भी ले लिए एज, आपने प्रॉपर्टी भी ले ली एज क्लास 1 एयर, उसके बाद आप दूसरे क्लास 1 एयर से मेंटेनेंस भी सीक कर रहे हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 23 ऑफ हामा, जो बताता है कोर्ट कैसे कैलकुलेट करेगा मेंटेनेंस। कोर्ट कैलकुलेट करेगा, पार्टीज़ की पोजीशन को देखेगा, उनकी क्या जायज़ मांगे हैं वो देखेगा। अगर पार्टीज़ अलग रह रही हैं, जो डिपेंडेंट है वो अलग रह रहे हैं जिनसे मेंटेनेंस लेनी है उनसे, तो क्या ये जस्टिफाइड है नहीं है। वो वैल्यू चेक करेगा कि जो डिपेंडेंट जो चीज़ मांग रहे हैं क्या वो जायज़ है नहीं है। कितने लोग डिपेंडेंट्स हैं जिनको आपको मेंटेनेंस देनी है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से, तो इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करके कोर्ट मेंटेनेंस का अमाउंट तय करता है। इसके बाद बिल्कुल ही हम जर्नल प्रोविजंस की बात करेंगे, जो एक मेंटेनेंस जब प्रोवाइड की जाती है तो उनको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई हिंदू नहीं है, कन्वर्ट हो गया है, दूसरे धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ऐसे लोगों को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड हो जाता है तो सेक्शन 25 आपको पावर देता है कोर्ट को कि इस अमाउंट को ऑल्टर भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस इन फ्यूचर। और इन केस ये जो प्रॉपर्टी है, जो फादर की प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई थी मदर और सन पे, अगर इस पे फादर ने लेट से कर्जा ले रखा है बैंक को, तो किसी डिपेंडेंट को मेंटेनेंस देने से पहले बैंक का कर्जा चुकाना पड़ेगा। दो डेट्स विल बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर मेंटेनेंस। लास्टली सेक्शन 27 हमें बताता है कि जो डिफेंडेंट का क्लेम होगा कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, ये एक तरह का चार्ज नहीं होगा, ये एक तरह से चार्ज नहीं क्रिएट किया जाएगा, ना ही इसे हम चार्ज मानेंगे। डिफेंडेंट की डिसीज्ड की प्रॉपर्टी पे चार्ज होता है। लेट से सपोज़ कि मैंने किसी से कर्जा लिया है 5,000 रुपये का, पर मैं उसे अभी लौटा नहीं सकता, तो मैं एक चार्ज क्रिएट कर देता हूँ कि जो मेरा दिल्ली में मकान है वहाँ जो किराएदार रह रहे हैं वो हर महीने 1,000 रुपया मुझे किराया देते हैं, तो मैं एक्स पर्सन को बोल दूँगा कि अब वो मुझे किराया देने की जगह आपको हर महीने 1,000 रुपया किराया देंगे और 5 महीने में आप अपना 5,000 वहाँ से वसूल लीजिएगा। तो ये मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया अपनी दिल्ली वाली प्रॉपर्टी पे, जो मेरा मनी लेंडर था उनके लिए। तो वैसे ही अगर डिफेंडेंट, यहाँ सेक्शन 27 बताता है कि डिपेंडेंट का जो क्लेम है वो उसे चार्ज का दर्जा नहीं देंगे हम डिसीज्ड की प्रॉपर्टी पे, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट ने किसी डिक्री के थ्रू उस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट का जो क्लेम है उसे चार्ज का दर्जा दिया है, या फिर डिसीज्ड जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने ही अपनी वसीयत में लिख के उसे चार्ज का दर्जा दिया था कि इसको आपने देना ही देना है, मेरी विल में मैं लिख कर जा रहा हूँ।
या फिर पार्टीज़ के ने एग्रीमेंट करके समझौता करके उसे चार्ज का दर्जा दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो जनरल रूल यही है कि इसे चार्ज का दर्जा नहीं मिलेगा और डिपेंडेंट को कोर्ट के पास जाना पड़ेगा अपना अमाउंट कैलकुलेट करवाने के लिए। इसके बाद सेक्शन 28 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ डील करता है। इन केस किसी डिपेंडेंट की राइट है किसी प्रॉपर्टी से मेंटेन होने की, लेकिन जैसे हमारा पुराना एग्जांपल था उसी का फिर से सहारा लेते हैं कि फादर की प्रॉपर्टी मदर और सन के पास आ गई। कुछ डिपेंडेंट्स भी थे, फॉर एग्जांपल विडोड डॉटर। तो विडोड डॉटर बोलती है कि मुझे मेंटेनेंस दो, मैं डिपेंडेंट हूँ फादर की प्रॉपर्टी में, पर सन वो प्रॉपर्टी बेच चुका है किसी एक्स पर्सन को। तो अब क्या विडोड डॉटर एक्स पर्सन से मेंटेनेंस मांग सकती है? तो सेक्शन 28 बोलता है बिल्कुल मांग सकती है, अनलेस एंड अनटिल जो एक्स पर्सन है जिन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है ना तो उनको ऐसी किसी चीज़ का सिचुएशन की से अवगत थे वो, ना ही ऐसी सिचुएशन का पता था, और उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी है ये पैसे देकर ख़रीदी है। यानी कि सरल भाषा में हम बोल सकते हैं डॉटर उसी केस में क्लेम, विडो डॉटर तभी मेंटेनेंस वो जो एक्स पर्सन है जिन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है उनसे तभी ले सकती हैं जब जिन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है उन्हें ऐसी किसी राइट का पता नहीं था कि डॉटर की कोई ऐसी राइट होगी, या फिर उन्होंने ये प्रॉपर्टी पैसे देकर ख़रीदी है। इसको अगर उल्टा करके देखें तो हम ये बोल सकते हैं विडो डॉटर उसी केस में ऐसे आदमी पर अपना राइट इन्फोर्स कर सकती है, ऐसे ट्रांसफरी पर जहाँ पर उस ट्रांसफरी को डॉटर की इस राइट के बारे में पता था, या फिर इन्होंने मुफ्त में ये प्रॉपर्टी ली है बिना किसी पैसे के लेन देन के। ये जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे आपके हामा के हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्डली एक आधा क्वेश्चन आ सकता है कि डिपेंडेंट कौन होते हैं, वहाँ आपको एग्जैक्टली बेयर एक्ट की लिस्ट लिख कर आनी है। उसके अलावा इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको एक जनरल आइडिया देना था सो डैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर आपको कोई भी लॉ के टॉपिक पर मॉडल आंसर MCQ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।